शुभम मध्यम वर्गीय परिवार का एक सुंदर लड़का था। शहर में उसके पास 2 मकान, एक गाड़ी थी। जमीन जायदाद की भी कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी बहन गुंजन और माँ सुमित्रा जी के साथ रहता था। उसके पिता का हाल ही में निधन हो गया था, इसलिए सुमित्रा जी ने अपने बेटे के सामने गांव का पुराना मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। अब गांव में उनके परिवार में से कोई रहता नहीं था, सब शहर में आकर बस गए थे। शुभम सुबह की बस पकड़ के अपने गांव निकल पड़ा। गांव शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था। बस रास्ते में रुकते रुकते और नए पैसेंजर को लेते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी बस में एक बेहद सुंदर लड़की और उसके साथ उसकी चाची बहन चढ़ने लगी। शुभम बस में चढ़ते उतरते लोगों को देख रहा था। उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर गई और उसी पर ठहर गई। उसकी प्यारी सी मुस्कान और सीधे सादे ड्रेस में वह बेहद सुंदर नजर आ रही थी। एक तेज हवाओं का झोंका आया और उसके दुपट्टे से उसका मुंह ढक गया। वह दुपट्टा ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी, पर चंचल पवन उसकी दुश्मन बनी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, उसकी नज़र शुभम पर पड़ी। वह उसी की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। वो भी शुभम को देखकर मुस्कुराई और शर्मा के उसने अपनी आंखें फेर ली। गांव आते ही बस रुकी। लड़के ने शुभम को एक नज़र देखा और बस से उतर गई। यह तो वही गांव था जहां शुभम को भी उतरना था। शुभम भी बस से उतरा और गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगा। लड़की, उसकी चाची और बहन आगे चल रहे थे और शुभम उनके पीछे पीछे चल रहा था। पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर सबकी मंजिल एक ही गांव थी। लड़की की चाची रुकी और पीछे देखा और शुभम को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो भाई? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा मैंने। शुभम मुस्कुराया और बोला, जी मैं रघुवीर सिंह का बेटा हूँ। मेरे दादा विजय सिंह जी का पुराना मकान और थोड़ी ज़मीन है यहाँ पर। हमारे परिवार से अब यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैं उस ज़मीन और मकान को बेचने के लिए शहर से गांव आया हूँ। चाची खुश हो गई और शुभम की पीठ थपथपा कर बोली, तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे हो। उनका घर हमारे घर के बगल में ही है। छोटे थे तब तुम्हें देखा था, चड्डी पहन के हमारे सामने घूमा करते थे। अब तो जवान हो गए, चलो हमारे घर खाना खाकर ही जाना। चाची की बात सुनकर शुभम थोड़ा शर्मा गया और वह 2 लड़कियां मन ही मन हंसने लगी। शुभम चाची के साथ गांव की तरफ चलने लगा। उन्होंने उनके साथ चल रही उनकी बेटी पिया और उनकी जेठानी की बेटी रचना का परिचय दिया। शुभम और रचना ने एक दूसरे को सामने से देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। चाची बातें किए जा रही थी और शुभम और रचना एक दूसरे को चुप चुप के देख रहे थे। इतने में चाची का घर आ गया। दोपहर का समय था, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। चाची ने रचना को पानी लाने को कहा। रचना ने सबको पानी पिलाया। थोड़ी देर में रचना के चाचा भी आ गए। शाम होते ही चाचा जी शुभम को उसके मकान और ज़मीन के दर्शन करवाने ले गए। शुभम ने उसकी माँ को फ़ोन करके बता रखा था कि वह राकेश चाचा के यहाँ रुक रहा है। उसकी माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पहले से ही एजेंट से ज़मीन और मकान के लिए बात कर रखी थी, इसलिए ज़मीन का खरीदार उन्हें मिल गया था, पर घर का अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला था। रात को खाना खाने के बाद सब आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अगल बगल के पड़ोसी भी शुभम से मिलने के लिए इकट्ठा हुए और उससे ढेर सारी बातें की। शुभम को यहाँ अपनापन सा लग रहा था। सब रात को छत पर सोने के लिए चले गए। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब अचानक शुभम की आँख खुली। रचना पानी के घड़े के पास खड़ी पानी पी रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। शुभम उठा और रचना की तरफ बढ़ने लगा। रचना भली भांति समझ गई कि शुभम उसे मन ही मन चाहने लगा। शुभम रचना के पास पहुंचा और तभी रचना ने पानी से भरा हुआ गिलास शुभम की तरफ आगे बढ़ा दिया। शुभम ने मौका देखते हुए गिलास के साथ साथ उसके हाथों को अपने हाथों से छू लिया। रचना के बदन में मानो बिजली सी कौंध गई। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। शुभम धीमी आवाज़ में बोला, रचना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझको पसंद करती हो तो मैं मेरी माँ से इस बारे में बात करूँ? रचना ने शुभम से नज़रें मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही शुभम खुशी से झूम उठा और उसने रचना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़े काफ़ी देर वहीं खड़े रहे। तभी चाची के खांसने की आवाज़ आई।
दोनों अपने अपने गद्दे पर जाकर लेट गए। रात भर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। आज सुबह शुभम को वापस शहर जाना था। वह नहा धोकर तैयार हुआ और चाचा जी के साथ जमीन के कागजी कार्रवाई करने निकल पड़ा। सब काम निपटाकर वह लोग दोपहर को वापस घर आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद शुभम ने सबसे विदा ली, पर रचना उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। शुभम जैसे ही बस स्टेशन के करीब पहुंचने की तैयारी में था, अचानक रचना उसके सामने आ गई। रचना को सामने देखकर शुभम खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें की और जल्दी ही फिर से मिलने के वादे के साथ शुभम ने उससे विदा लेते हुए उसके सर को चूम लिया। शुभम को दूर जाते हुए देख रचना का मन उदास हो गया। घर पहुंचते ही शुभम अपनी माँ के गले लिपट गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी माँ से छुपी नहीं थी। माँ ने मजाक मजाक में ही उससे पूछ लिया कि गांव में अपने लिए कोई लड़की पसंद करके तो नहीं आ गया। शुभम के मुंह से निकल गया, माँ आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तुम्हारी, बताओ वह खुशनसीब कौन है? शुभम ने कहा, शोभा चाची की जेठानी की बेटी रचना। रचना का नाम सुन के सुमित्रा का मन थोड़ा कड़वा हुआ, पर अपने मन की बात उन्होंने शुभम के आगे जाहिर नहीं होने दी और बोली, ठीक है, पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। दरअसल सुमित्रा जी अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बेटी ढूंढ रही थी, जो अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर आए, और वह जानती थी कि रचना एक गरीब परिवार की बेटी है। उसके माता पिता ठीक से उसकी शादी करवा सके उतने पैसे भी उनके पास नहीं है। सुमित्रा जी ने प्यार से उसे रचना से शादी न करने के लिए समझा, पर शुभम जिद पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ रचना से ही करेगा, वरना नहीं करेगा। आखिरकार सुमित्रा जी को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। रचना को इस बात का पता चलते उसके तो जैसे पंख निकल आया और वह खुशी से नाचने लगी। घर के लोगों की उपस्थिति में रचना और शुभम की सगाई हो गई। लाल रंग की साड़ी में रचना बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसका रूप और भी निखर के आ गया था। सगाई के बाद सुमित्रा जी अपना मकान देखने चले गए और बाकी लोग भी साथ गए, पर शुभम रुक गया। शुभम ने रचना को एक चेन दी। रचना के कहने पर शुभम ने अपने हाथों से उसे पहनाया। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, तो शुभम ने रचना को गले से लगा लिया। अब शुभम और रचना हर रोज़ फ़ोन पर घंटों बातें करते। ऐसे 1 महीना बीत गया। शादी के लिए पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया गया, जो अगले महीने का था। परिवार वाले शादी की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया। शुभम दूल्हे के जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रहा था। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण चालू किया। सब दुल्हन के मंडप में आने की राह देख रहे थे, खासकर शुभम। तभी घर का दरवाज़ा खुला और रचना अपने कदमों से चलकर धीरे धीरे बाहर आई। वह परियों से भी अधिक सुंदर लग रही थी। पंडित जी ने शादी की बाकी रस्म संपन्न की और विवाह पूर्ण हुआ। विदाई का समय हो गया। रचना अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। शुभम ने उसे संभाला और फिर वह कार में बैठ गए और 12 शहर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर शुभम की माँ ने अपनी बहू का स्वागत किया। सिक्का खोजने के रस्म में रचना की जीत हुई और यह देखकर सुमित्रा जी को बहुत दुख हुआ, पर वह सबके सामने खुश होने का दिखावा करती रही। रस्मों के बाद रचना को उसके कमरे में बिठाया गया। उसके बाद उसके पास आकर बैठा, उससे प्यार भरी बातें की और बड़े प्यार से उसने रचना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खटखटाया। रचना तुरंत ही जाग गई और दरवाज़ा खोला तो सुमित्रा जी ने बताया कि आज माता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है, इसलिए दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। सुमित्रा जी ने शादी की रस्मों के बाद रचना को घर के कामों में व्यस्त कर दिया ताकि वह शुभम के साथ कम समय बिता सके। रचना अपने साथ मायके से जो भी चीज़ें लेकर आई उसका सुमित्रा जी मजाक बनाना चाहती थी। सारे पड़ोसियों के सामने कितनी सस्ती चीज़ लेकर आई है ये बोलकर वो रचना को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहती थी। रचना को इस बात से बहुत दुख हुआ, पर वह चुप रही। जब सब लोग चले गए तब वह कमरे में जाकर रोने लगी। शुभम ने उससे रोने का कारण पूछा। उसको मायके की याद आ रही है, यह कहकर शुभम को सच्चाई नहीं बताई। शुभम रचना को चुप करा रहा था, तभी सुमित्रा जी ने उसे फिर से बुलाकर घर के कामों में लगा दिया। रचना को समझ में आ गया था कि सुमित्रा जी उसे पसंद नहीं करती।
पर उसने धैर्य रखते हुए उनकी बड़ी सेवा की। सुमित्रा जी के मुँह से निकले उससे पहले ही रचना को काम निपटा देती, पर सुमित्रा जी उसके काम में कोई न कोई कमियां निकालती रहती और बहस करती रहती। यह सब तभी होता जब शुभम घर से बाहर होता। घर के कामों से थकी रचना कहीं न कहीं शुभम को समय देने में निष्फल हो रही थी। शुभम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। आखिरकार नल से बेइंतहा मोहब्बत जो करता था, इसलिए उसने रचना के साथ समय बिताने के लिए हनीमून पर जाने का प्लान बनाया, जो सुमित्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर वह करती भी क्या। बेटे के फैसले के आगे वह चुप रही। 5 घंटे के सफ़र के बाद बस होटल और अपना अपना सामान लेकर रूम की तरफ चल दिए। होटल का रूम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था। नहाने के बाद रचना ने तौलिया मांगा तो शुभम ने तौलिए के साथ साथ रचना के लिए जो नाइट सूट खरीदा था वह भी थमा दिया। छोटे कपड़े देखकर रचना को पहले तो शर्म आई, पर आज के दिन का तो वह कब से इंतजार कर रही थी जब शुभम और वह अकेले हों। वो 2 दिन आज आ ही गए। उसने वह कपड़े पहने और बाहर आई। रचना को देखकर शुभम के दिल में बिजली सी दौड़ गई। देखते ही देखते 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। खूबसूरत यादों को समेटे हुए वह घर आ गए। एक दिन शुभम को कंपनी के काम से 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। शुभम के जाते ही शुभम ने सुमित्रा जी ने रचना को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और उसे धमकाती, उसके छोटे छोटे कामों में कमियां निकालती। गुंजन भी अपनी भाभी को कोई न कोई काम बताती रहती, उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। माँ और बेटी दोनों रचना को ताने मारती रहती। अकेली पड़ गई थी रचना, अपने कमरे में जाकर रो देती। उसकी दिक्कतें और भी बढ़ गई जब सुमित्रा की बहन आशा मौसी उनके यहाँ रहने आई। आशा मौसी सुमित्रा जी को खूब उकसाया। वह कहने लगी, यह कैसी गरीब घर से बहू ले आकर आई है, ना ही इसमें कपड़े पहनने का सलीका और ना ही बोलने का, एकदम देहाती लगती है। इससे अच्छा तो तुम मेरी बताई हुई लड़की से अपने बेटे की शादी करवाती। पता है उसके पिता उसके ससुराल वालों को बंगला गाड़ी देने वाले हैं और 10 तोला सोना भी। आशा की बातें सुनकर सुमित्रा का लालच और भी बढ़ गया। उस रात हमेशा की तरह सबके खाना खाने के बाद रचना खाना खाने बैठी तो सुमित्रा जी ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी तो लेकर आ, बड़ी प्यास लगी है। रचना सुमित्रा जी के लिए पानी लेकर आई। तभी सुमित्रा जी ने उसकी सब्जी में जहर मिला दिया। भोली रचना को जरा सा भी पता नहीं चला कि उसके खाने में जहर मिलाया गया। खाना खाकर उसने घर का सारा काम खत्म किया। तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उसको उल्टियाँ होने लगी। उसने सुमित्रा जी को बताया और डॉक्टर को बुलाने को कहा, पर सुमित्रा जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह शुभम को फ़ोन लगाने जा रही थी, पर उसको अपना फ़ोन कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि वह पहले से ही गुंजन ने कहीं छुपा दिया था। लालची सुमित्रा को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या अपराध कर डाला। लालच उन पर इतना हावी हो गया था कि उन तीनों ने मिलकर रचना को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर सुनसान जगह पर जाकर दफन कर दिया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ करके वहाँ दफन कर दिया और वापस घर आकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रचना के फ़ोन पर शुभम ने कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उसने माँ को फ़ोन लगाया। सुमित्रा जी ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। शुभम जब रचना के बारे में पूछने लगा तो सुमित्रा जी ने कहा, रचना किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है, तुम थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करना। जब से बीवी आई है तब से माँ से तो बात करता ही नहीं। शुभम बोला, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो कल घर वापस आ रहा हूँ, बस यही उसे बताना था। उसने माँ से बहुत सारी बातें की और फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन शुभम अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उससे पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक करवा रखी थी, तो वह फटाफट तैयार होकर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकला। यह सफ़र 1 दिन का था। दूसरे दिन वह अपने घर करीब शाम के 3 बजे पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई तो गुंजन ने दरवाज़ा खोला। वह अपनी माँ के गले लगा और मौसी के पैर छुए। घर में सब मौजूद थे, पर रचना उसे कहीं नजर नहीं आई, तो उसने माँ से उसके बारे में पूछा। सुमित्रा जी ने फिर से बहाना बनाया कि रचना की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे अचानक गांव जाना पड़ा। शुभम ने पानी पिया, पर उसे चैन नहीं था। वह बार बार रचना को फ़ोन कर रहा था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शुभम ने गांव में उसकी माँ और पिताजी को भी फ़ोन लगाया, पर किसी ने उठाया नहीं। सुमित्रा जी बोली, इतना टेंशन मत ले,
जब उसे टाइम मिलेगा वह फ़ोन कर लेगी। तू अभी थका हारा आया है, आराम से सो जा। माँ की बात मानकर शुभम खाना खाकर सोने चला गया। वह इतना थक गया था कि उसको तुरंत नींद आ गई। सुबह जब शुभम की आँख खुली और उसने मोबाइल में देखा तो रचना के 2 मिस्ड कॉल थे। उसने फिर से रचना को फ़ोन लगाया और इस बार भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आया। शुभम माँ के पास गया, रचना के मिस्ड कॉल वाली बात उन्हें बताई। शुभम बोला कि 2 दिन से जब भी मैं रचना को फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही होता है, पर उसके कॉल आते हैं। आखिरकार बात क्या हो सकती है? शुभम की यह बातें सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा फीका पड़ गया। उन तीनों के होश उड़ गए। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार मरी हुई रचना कैसे बात कर सकती है। तीनों खामोश खड़े रहे। आखिरकार मरी हुई रचना ने फ़ोन कैसे किया? कहीं वह जिंदा तो नहीं बच गई? हमने तो ठीक से चेक किया था, वह मर गई थी। हमने ही उसे दफनाया था। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। सुमित्रा जी ने देखा तो मोबाइल में रचना के उसी फ़ोन का नंबर दिखाई दिया जो उन्होंने उसकी लाश के साथ दफन किया था। सुमित्रा जी तो बेहोश हो गई। वह तो अच्छा हुआ कि शुभम रचना के माता पिता को मिलने के लिए निकल गया था। सुमित्रा जी होश में आई तो फ़ोन की घंटी अभी भी बज रही थी। सुमित्रा जी ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो सामने से रचना की आवाज़ आई। वह बोली, माँ जी, मेरा क्या कसूर था? रचना की आवाज़ सुनकर वह फिर से बेहोश हो गई। गुंजन ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। सुमित्रा जी को धीरे धीरे होश आया। सब बहुत डर गए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गुंजन बोली, माँ, भाभी की रूह भटक रही है। वह हम सबको मार डालेगी। वह हमसे बदला लेने आई है। उधर शुभम रचना के गांव पहुंचा। रचना के माता पिता को वहां सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने उनसे रचना के बारे में पूछा। रचना के माँ बाप ने उसे बताया कि उन्होंने 1 हफ्ते से रचना से बात नहीं की। शुभम बोल उठा, लेकिन आप तो बीमार थी और इसलिए मैं यहाँ आई हुई थी। रचना की माँ ने इस बात से इनकार किया और कहा कि हम जब भी फ़ोन लगाते हैं वह काम में व्यस्त होती है और 2-3 दिन से तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। फिर हमने बेटी के को ससुराल में बार बार फ़ोन करके परेशान करना ठीक नहीं समझा। दामाद जी, आखिर हमारी बेटी कहाँ गई? वह अपने ससुराल में भी नहीं और ना ही यहाँ आई है, तो फिर वह कहाँ चली गई? दामाद जी, आप हमारी बेटी को ढूंढ के लाओ। रचना की माँ जोर जोर से रोने लगी। शुभम बोला, आप चिंता ना करें, रचना सही सलामत हो गई। शुभम ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा, माँ, तुम तो यह कह रही थी कि रचना की माँ की तबीयत खराब है इसलिए वह गांव गई हुई है, पर वह तो यहाँ पर नहीं आई। सुमित्रा जी बोली, यह तो हमें यही बताकर गई थी। शुभम ने कहा, कोई बात नहीं माँ, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। शुभम और रचना के पिताजी थाने गए और रचना के गुम होने की FIR लिखवाई। पुलिस ने कुछ सवाल पूछे और फिर उनसे कहा, ठीक है, आप घर जाइए, हम जल्द ही छानबीन शुरू करते हैं। अगर कुछ भी पता चला तो हम आपको बताएंगे। शुभम और रचना के पिता घर आए, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह रचना का नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से रचना बोली, शुभम, शुभम, मुझे बचा लो। शुभम ने कहा, तुम कहाँ हो रचना? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। मेरी माँ ने बताया कि तुम गाँव आई हुई हो तो मैं तुमसे मिलने इधर ही आ गया, पर तुम तो यहाँ नहीं हो। आखिर तुम हो कहाँ? सामने से रचना बोली, मैं आपके घर, और उसका कॉल कट गया। शुभम और बेचैन हो गया। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को रचना के कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत वापस रचना को कॉल लगाया, पर फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस ऑफिसर ने रचना का फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दे दिया और शुभम को दिलासा देकर घर जाने को कहा। तभी शुभम के मोबाइल पर उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है। वह बताता है कि शुभम, तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। शुभम यह बात पुलिस को बताता है। पुलिस ऑफिसर शहर की पुलिस को शुभम के घर जाकर छानबीन करने को कहते हैं। शुभम, रचना के माता पिता और गांव के पुलिस ऑफिसर भी शहर के लिए रवाना हो गए थे। वह भी वहां आ पहुंचे। शुभम ने घर का दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। हवलदारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब सब घर के भीतर गए तो घर के अंदर का मंजर बहुत ही भयावह था। सुमित्रा जी ने रचना की आत्मा से खुद को बचाने के लिए तांत्रिक को बुलवाया था।
पूरे घर में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उस धुएं के पीछे हल्की सी रोशनी में रचना की झलक दिखी। सुमित्रा जी रोते हुए बोली, रचना बेटा, हमें माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, लेकिन इस आशा मौसी ने मुझे दहेज के लिए उकसाया था। बोली थी कि शुभम की शादी किसी बड़े घर में करवाएगी। मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। शुभम ये सब सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रचना के माता पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी सामने से रचना की आत्मा आगे चलकर आई और बोली, शुभम, ये सब मुझे दहेज के लिए परेशान किया करते थे, ताने देते रहते थे, पर मैंने तुम्हें या मेरे माता पिता को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब तुम यहाँ नहीं थे तो आशा मौसी यहाँ रहने आई और उन्होंने माँ को भड़काया और मुझे मारने का प्लान बना लिया, पर ये भूल गई थी कि जीवन और मौत तो भगवान के हाथों में है। माँ जी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा तो जल्दी जल्दी में मैं खाली गिलास ही लेकर चली आई। तभी मैंने उन्हें सब्जी में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। मुझे यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने पल्लू के नीचे छुपाई अपनी दूसरी कटोरी की सब्जी से थाली वाली कटोरी बदल ली और फिर तबीयत खराब होने का नाटक किया। इन लोगों ने सुनसान जगह पर ले जाकर मेरी लाश को दफना दिया और मेरे मोबाइल को भी वहीं छोड़ दिया। मैंने जानबूझकर अपने मोबाइल से माँ जी के नंबर पर कॉल किया और उनको भूत प्रेत बनकर डराने की कोशिश की ताकि अपना जुर्म स्वीकार कर सके। मैं शुभम से बात करना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहेगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। तांत्रिक बाबा को पुलिस पकड़ने गई तो पता चला कि वह रचना की मदद करने आया था। वह तो शुभम का पड़ोसी ही था। शुभम को जब पता चला कि उसकी माँ ने ही रचना को दहेज के लालच में आकर मार डालने की पूरी कोशिश और बाद में इतनी कहानियाँ बनाई, तो यह सुनकर वह आग बबूला हो गया। वह अपनी माँ पर चिल्लाने लगा। शुभम ने रचना को सीने से लगा कर रोने लगा। अपनी माँ से बोला, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। यही आपकी असली सजा है। आपने खुद अपना घर बर्बाद कर दिया। रचना मेरी ज़िंदगी है, उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। आपको धन मुबारक हो। इतना कहकर वे दोनों अपना सामान पैक करने लगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।